उस गुफा के द्वार को खोल दूंगा, परंतु मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? अगर मैं उस गुफा के तीनों द्वारों को खोलने में सफल हो गया तो फिर आपको मुझे इस राज्य का राजा बनाना पड़ेगा। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? मैं जानता हूं कि इस राज्य को चलाने के लिए राजकोष में धन बिल्कुल नहीं है। जो गुफा के तीनों द्वार को खोलकर खजाना लेकर आएगा वही राज्य चलाएगा। हमें तुम्हारी ये शर्त बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। ठहरिए ठहरिए, रुकिए महारानी, मेरी बात तो सुनिए। महारानी, इस लोहार को गुफा के द्वार खोलने दीजिए। मुझे विश्वास है कि यह भी द्वार खोल नहीं सकता। इसकी शर्त मानने से भी इसकी शर्त पूरी नहीं होने वाली। आप निश्चिंत रहिए। कुछ देर बाद सेनापति, रानी राजेश्वरी और भीखन गुफा के बाहर खड़े थे। भीखन ने बड़ी ही फुर्ती से एक चाबी उस जड़ी बूटी के साथ बांध दी। भीखन ने पहले द्वार के ताले में चाबी घुमाई। कुछ देर बाद द्वार खुल गया। सैनिक आश्चर्यचकित रह गया। सैनिक और रानी राजेश्वरी अंदर चले गए। अंदर एक और पत्थर की प्रतिमा खड़ी थी। महारानी, ये तो मंत्री जगन्नाथ का तीसरा साथी है। भीखन ने इसी तरह दूसरे और तीसरे द्वार को खोला और उस बक्से को बाहर निकालकर गुफा से बाहर ले आया। हाँ, आखिर ये तुमने कैसे किया? सेनापति, मैं आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूँ। कौन सी बात? आप सोचिए, महाराज ने इस बक्से को गुफा के अंदर रखा था और तीनों द्वारों के बारे में केवल आप और महाराज जानते थे। फिर ये बात मंत्री जगन्नाथ को कैसे पता चली? हाँ, यही तो हम भी सोच रहे थे। वो बात मंत्री जगन्नाथ को किसी और ने नहीं बल्कि रानी राजेश्वरी ने बताई है। और तो और महाराज की हत्या का षड्यंत्र भी रानी राजेश्वरी ने किया था। भीखन पूरी घटना विस्तार से बताने लगा कि कैसे उसने डाकुओं और चौथी नकाबपोश का सत्य जाना और रानी राजेश्वरी को पहचाना। सुनकर सेनापति चौंक गया और रानी राजेश्वरी को घूरने लगा। रानी राजेश्वरी डर गई और माथे पर पसीना बहने लगा। महारानी, आपके माथे पर बह रहा पसीना इस बात का सबूत है कि ये लोहार की एक एक बात सत्य है। ये झूठ है। मुझे सब याद आ गया। महाराज ने मरने से पहले महल की ओर इशारा क्यों किया था? इसका मतलब वो आपकी ओर इशारा कर रहे थे।